The Seven Ages of Man by William Shakespeare. Explanation in English, Urdu and Hindi. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर बरब्बी ताम्मिम बिल खैर. सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि इस पोएम का बैकग्राउंड क्या है. तो पहले आप अंग्रेज़ी में सुन लीजिए कि इसका बैकग्राउंड क्या है, फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन जो है वो साथ ही साथ में उर्दू में भी मैं आपको बताती जाऊँगी. This speech is taken from Act 2, Scene 7 of As You Like It. It is uttered by Jacques, one of the group of noblemen living a life of exile in the forest of Arden. Context: The Seven Ages of Man is the reply of Jacques to Duke Senior and Orlando, who complain that they are alone and unhappy. Whereas the whole world is full of joy, Jacques in his reply tried to tell him that unhappiness is the part of life. We all go through it in different stages of our life. As we say, life is not a bed of roses. सेवन एजेस ऑफ मैन बेसिकली ली गई है एज़ यू लाइक इट, जो शेक्सपियर की कॉमेडी है उस ड्रामे से. शेक्सपियर बेसिकली ड्रामेटिस्ट हैं, इसलिए ये जो पोएम है इसको इस बात को जहन में रखिएगा कि ये एक सॉन्ग है, और सॉन्ग जिस भी ड्रामे में होता है, जहाँ कहीं पे भी होता है, वो सिचुएशन के लिहाज से होता है. तो अदाकार जो कैरेक्टर होता है उसकी जो सोच उस वक्त होगी वो उस हिसाब से उसको बात कर रहा होता है. तो लिहाजा यहाँ पर भी हम यही देखते हैं कि जो कैरेक्टर जैक्विस है वो बता रहा है कि किस तरह से वो सोचता है, और बेसिकली वो एक रिप्लाई दे रहा है ड्यूक सीनियर को. ड्यूक सीनियर और ऑरलैंडो जो उसके साथ बैठे हुए हैं, और वो जब वो कंप्लेन करते हैं वो ये कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में बहुत परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं और हम बिल्कुल भी खुश नहीं हैं. तो जैक्विस उनको बताता है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ आपकी ज़िंदगी में परेशानियाँ हैं, परेशानियाँ तो ज़िंदगी में हर इंसान के साथ साथ हैं. ये पॉइंट ऑफ व्यू है अपना. जैसे हम भी ज़िंदगी को देखते हैं, तो अगर हम उसी चीज़ को देखें तो पॉजिटिवली अगर हम देखें तो उसमें पॉजिटिव एटीट्यूड नज़र आएगा हमारा, और हमें पॉजिटिव बातें नज़र आएंगी. लेकिन अगर हम उसको देखेंगे नेगेटिव वे में तो उसमें नेगेटिव चीज़ें नज़र आएंगी. तो इसी तरह आगे जाकर जब हम देखेंगे कि जिस तरह उसने कैरेक्टर्स को डिवाइड किया है, तो वही चीज़ पॉजिटिव भी हो सकती है और वही चीज़ उसने नेगेटिव भी दी हुई है. अब आगे बढ़िए, देखते हैं पोएम की फर्स्ट स्टेज क्या है. तो फर्स्ट स्टेज में देखिएगा, सबसे पहले वो देता है सिमिली ऑफ स्टेज. All the world is a stage, and all the men and women merely players. They have their exits and their entrances. And one man in his time plays many parts, his acts being seven ages. इसकी वोकैबलरी देख लीजिए. जो पहला मुश्किल लफ्ज़ इसमें इस्तेमाल हुआ है, या नया वर्ड कह लीजिए, हो सकता है आपके लिए नया, हो सकता है नहीं भी हो बहुत से लोगों के लिए, लेकिन बहरहाल मेयरली, सोलली, ओनली, महज, यानी मेयरली को अगर हम दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहेंगे तो हम इस्तेमाल करेंगे सोलली, और ओनली भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसका मतलब होता है महज. प्लेयर्स, यहाँ पर जो वर्ड प्लेयर्स इस्तेमाल किया गया है वो एक्टर्स के लिए किया गया है, अदाकारों के लिए किया गया है. एग्जिट्स, वे आउट, आउटलेट, बाहर निकलने का रास्ता. एंट्रेंसेस या एंट्रेंस जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है, पैसेज वे इन दाखिल होने की जगह. एजेस यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ड्यूरेशन के लिए. अदवार यानी कितने दौर हैं मुख्तलिफ़ किस्म के. ठीक है. नाउ कम टू द एक्सप्लेनेशन. इन दिस एक्सट्रैक्ट शेक्सपियर टेल्स दैट दिस वर्ल्ड इज़ लाइक अ स्टेज एंड ह्यूमन बींग्स आर जस्ट प्लेयर्स. We come on the stage of world at our fixed time and leave it when a part is over. Our birth and death are like entrance and exit of players on and from the stage. Shakespeare divides man's life into 7 stages, and each of us has to play his part in all these stages of life. ये शुरू की चंद लाइन्स हैं पोएम्स की, जिसमें शेक्सपियर दुनिया को एक स्टेज से तशबीह दे रहा है. इस बात को जहन में रखिएगा कि हम जिस भी प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हैं, अमूमन जब हम कोई भी टर्मिनोलॉजी या सिमिलीज़ इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो वो हमारे उस प्रोफेशन से रिलेटेड होती है. शेक्सपियर क्योंकि ड्रामेटिस्ट था, सारी ज़िंदगी उसने थिएटर पे काम किया, थिएटर के लिए काम किया, थिएटरिकल वर्क उसका था, ड्रामे लिखा करता था वो.
लिहाजा अब जब वो अपने ख़यालात का इज़हार कर रहा है तो वो जो सिमिलीज़ इस्तेमाल कर रहा है वो भी वही हैं जो कि उसके प्रोफेशन से मुताल्लिक़ हैं। लिहाजा वो दुनिया को एक थिएटर की शक्ल में देखता है कि जहाँ पर इंसान आता है और मुख्तलिफ़ किरदार अदा करता है और फिर वहाँ से चला जाता है। वो इंसान के आने को, उसके पैदा होने को उसकी एंट्रेंस कहता है और उसकी मर जाने को उसके एग्ज़िट्स कहता है। और इस तरह इंसान तकरीबन अपनी ज़िंदगी में 7 मुख्तलिफ़ दौर से गुज़रता है और वो 7 मुख्तलिफ़ दौर उसने बारी बारी बयान किए हैं। Stage 1, an infant. At first, the infant, mewling and puking in the nurse's arms. Vocabulary: infant, newborn, नौज़ायदा. Mewling, crying feebly, हल्की आवाज़ में रोना. बच्चे जो होते हैं कमज़ोर होते हैं, हल्की आवाज़ में रो रहे होते हैं. Puking, vomiting, उपकाई, उल्टी करना. Now explanation in English. In the first stage of life, man appears as an infant, helpless, dependent, crying in the arms of nurse. He often feels sick and weak. He cries and vomits. ज़िंदगी के पहले दौर में इंसान दुनिया में एक इन्फेंट के तौर पर, एक नौज़ायदा बच्चे के तौर पर दाखिल होता है और उस वक्त वो बहुत हेल्पलेस होता है, डिपेंडेंट होता है, लोगों पर डिपेंड कर रहा होता है, ख़ुद से कोई काम नहीं कर सकता, रो रहा होता है, नर्स की बाहों में होता है, नर्स उसको गोद में लिए हुए होती है और अमूमन बीमार भी होता है और कमज़ोर भी होता है। और आपने देखा होगा कि बच्चे अक्सर दूध भी निकाल रहे होते हैं, उल्टी भी कर रहे होते हैं। यानी कि वो ये बताना चाह रहा है बेसिकली कि दुनिया में दाखिल होते ही उसको कोई बहुत सारी खुशियाँ नहीं मिल जाती, बल्कि आते ही सबसे बड़ी परेशानी यही होती है कि वो बेचारा डिपेंडेंट होता है, वो अपने काम खुद नहीं कर सकता, इतना कमज़ोर होता है कि कुछ नहीं कर सकता। हत्ता कि हम ये कहते हैं ना कि बच्चा जो है वो इतना हेल्पलेस होता है कि अपनी नाक पर बैठी हुई मक्खी भी नहीं उड़ा सकता। Stage 2, a schoolboy. Then the whining schoolboy with his sash and shining morning face, creeping like a snail unwillingly to school. Vocabulary: whining, to make a long high sad sound crying, लंबी रो रो कर फरियाद करना, रोना। बच्चे जब स्कूल बस से बच्चे होते हैं ना जो स्कूल जाने के लिए बहुत रोते हैं कि नहीं जाएंगे। सैशल, स्कूल बैग, स्कूल का बस्ता। क्रीपिंग, क्रॉल। अनविलिंग यानी नाराज़मंदी से, रिलक्टेंट, हेजिटेंट, नहीं जाना चाहता, वो नहीं काम ये करना चाहता है। Now he enters into the second stage of life. As a schoolboy, he goes to school with his satchel under his arm. Shakespeare praises the morning beauty of his face that shines in the morning. But on the other hand, he criticizes his attitude towards learning by saying that he walks lazily like a snail as he is unwilling to school. Shakespeare's comparison of boy with a snail has been criticized much in the world of English literature. अपनी ज़िंदगी के दूसरे दौर में अब बच्चा स्कूल जाने के लायक हो गया है, लेकिन वो स्कूल जाना नहीं चाहता है और जब उसे स्कूल भेजा जाता है, जो बस्ता लेकर जाता है, तो वो अनविलिंग है और चूँकि जाना नहीं चाहता है तो लिहाजा बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता रेंगता हुआ जाता है। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ पॉजिटिव है कि शेक्सपियर उसकी मॉर्निंग ब्यूटी की तारीफ़ करता है कि उसका चेहरा सुबह चमक रहा है, लेकिन बाद में जो उसने इसको कंपेयर किया है कि वो एक स्नेल, एक घोंगी की तरह जो है वो चल रहा है और जा रहा है, उसका जी नहीं चाह रहा है कॉलेज स्कूल जाने के लिए। इस बात को दुनियाई लिटरेचर में, दुनियाई अदब में, वर्ड ऑफ लिटरेचर में बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया है कि बच्चा जिसे हम उम्मीद की किरण समझते हैं, शेक्सपियर जो है वो उसे स्नेल, एक बहुत ही छोटे से मामूली से कीड़े से तशबीह दे रहा है। लेकिन यहाँ हमें इस बात को समझना चाहिए कि ये एक सॉन्ग है और सॉन्ग में कैरेक्टर जो होता है वो अपने ख़यालात का इजहार कर रहा होता है। तो यहाँ जो दोनों कैरेक्टर्स हैं, जो सुनने वाला भी और
सुनाने वाला भी, जैक्विस भी और ड्यूक भी, दोनों ही ज़िंदगी से नाला हैं, दोनों ही परेशान हैं। तो लिहाजा उनका एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ जो है वो पॉजिटिव नहीं है, और उसी चीज़ को शेक्सपियर बयान कर रहा है, वही बता। स्टेज 3, अ लवर, and then the lover, sighing like furnace with a woeful ballad, made to his mistress eyebrows. Vocabulary देखिए, sighing, breathe deeply and heavily, आह भरना, furnace, तनूर, woeful, gloomy, expressing pain, गमगीन, अफसोसनाक, mistress, beloved, महबूबा, चहीता, महबूब, जो भी आप इसको कह लें। Explanation of this stage. In the third stage of life, the man plays the part of a lover. He grows into a young man full of desire. He falls in love and sighs for his beloved and writes ballads in praise of her eyebrow. He cannot control his feelings for her, and on her denial, he sighs like a furnace and writes sad poems. अपनी ज़िंदगी के तीसरे दौर में, जिसको कि हम टीन एज भी कह सकते हैं, 13, 14, 15 वाली जो ईयर्स एज होती है ऑनवर्ड, अब बच्चा जो है वो थोड़ा बड़ा हो रहा है, अब उसमें थोड़ी सी अपनी पहचान आ रही है, और साइकोलॉजिकली भी हम कहते हैं कि अब उसमें अपने आप को अच्छा दिखने की ख्वाहिश पैदा होती है, और अच्छा लगने की ख्वाहिश पैदा होती है, और वो चाहता है कि उससे मोहब्बत की जाए, और फिर वो भी मोहब्बत करता है। तो लिहाजा अब जो किरदार दिया गया है वो है लवर का, कि अब ये शख्स जो है मोहब्बत में गिरफ़्तार हो गया है, और जिसकी मोहब्बत में गिरफ़्तार हुआ है उसके लिए पोएम्स लिखता है, उसकी आँखों की तारीफ़ करता है, उसके आईब्रोज़ की तारीफ़ करता है, और उसकी फीलिंग्स जो उसके लिए हैं वो उससे बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। और जब उसको डिनायल मिलता है महबूबा की तरफ से, ज़ाहिर है, तो फिर एक भट्टी की तरह उसके सीने में आग सी दहक जाती है मोहब्बत की, और वो बहुत उदास किस्म की पोएम्स जो हैं वो लिखना शुरू कर देता है। Stage 4, a soldier. Then a soldier, full of strange oaths and bearded like the part, jealous in honor, sudden and quick in quarrel, seeking the bubble reputation, even in the cannon's mouth. Bearded, having beard. Part, leopard. वैसे लेपर्ड नहीं है, उर्दू में अगर देखा जाए तो लेपर्ड इज़ बेसिकली पार्ड इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ लायन एंड द लेपर्ड, तो उसको तेंदुआ उर्दू में कहा जाता है। लेकिन चूँकि अमूमन आप जहाँ पे भी देखेंगे तो लेपर्ड और चीता ही लिखा गया है, तो लिहाजा ताकि आप किसी परेशानी में ना पड़ें, मैंने यहाँ पर इसको लेपर्ड और चीता ही लिख दिया है, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए है कि ये तेंदुआ है। नेक्स्ट वर्ड हमारा है जेलस, डिज़ायरस, ख्वाहिशमंद होना। सडन एंड क्विक इन कॉरल, यानी कॉरलसम, झगड़ालू होना, फसादी होना। सीकिंग, लुकअप, परसू, तलाश करना। बबल यानी पानी का बुलबुला। हुबाब, बहुत प्यारा उर्दू का वर्ड है, आप अपनी वोकैबुलरी में ज़रूर इसको रखिएगा। रेपुटेशन, फेम, शोहरत। बबल रेपुटेशन, टेम्परेरी फेम, बहुत जल्द ख़त्म हो जाने वाली। कैनन, फील्ड गन, तोप। In the fourth stage of life, man acts as a soldier. He becomes a quarrelsome young man. He is full of strange oaths. Shakespeare compares his early beard as beard of leopard, depicting his activeness and energy. At this stage of life, he wants to become famous and ready to take risk of his life. To achieve this purpose, he faces bullets and cannons balls in the battlefield to achieve fame and glory. देखिएगा, फोर्थ स्टेज में इंसान जो है वो आ जाता है एक ऐसी स्टेज में कि जहाँ पर कि अब वो थोड़ा एम्बिशियस हो जाता है, और एम्बिशियस के लिए यहाँ सोल्जर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। अगर आप पुराने ज़माने की कहानियाँ पढ़ें, आज से कोई
100 साल पहले ही की पढ़ लीजिए या 80-90 साल पुरानी भी उर्दू नॉवल भी अगर आप इवन पढ़ेंगे तो आप वहाँ देखेंगे कि हीरो जो है उसके लिए ज़रूरी होता है कि वो बहुत बहादुर हो और बहुत अच्छा हो, एक्टिव हो, एनर्जेटिक हो। तो अमूमन पुरानी कहानियों में, पुरानी फ़िल्मों में आपको नज़र आएगा कि हीरो जो है वो सोल्जर है, कोई ना कोई फ़ौजी है वो, क्योंकि फ़ौज से हम एसोसिएट करते हैं बहादुरी को। तो लिहाजा यहाँ पे भी इन्होंने एज अ हीरो जो एक पॉजिटिव हीरो, पिछला वाला तो लवर था जो कि एक नेगेटिव एटीट्यूड पे लिया गया, अब ये एक पॉजिटिव एटीट्यूड इसमें आ रहा है। अब वो आगे बढ़ना चाहता है, एम्बिशियस हो गया, कुछ करना चाहता है। लेकिन इस स्टेज में भी क्या है कि वो बता रहा है जैक्विस, ही बिकम्स अ कॉरलसम यंग मैन, कि वो एक लड़ाकू किस्म का आदमी बन गया है। वो यंग एज में होता है ना, नौजवानों को गुस्सा बहुत आता है, तो लिहाजा वो भी झगड़ालू किस्म का हो गया है। फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स, अजीब तरह की उसमें जो है वो ख्वाहिशें हैं, जो बनना चाहता है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, तो इस तरह की चीज़ें उसके अंदर मौजूद हैं। और हल्की हल्की उसकी दाढ़ी आ रही है, जिसको तो खैर शेक्सपियर ने बड़ा पॉजिटिव लिया है कि उसको बिल्कुल एक चीते की तरह कहा है कि क्योंकि चीता जितना एनर्जेटिक होता है। स्टेज 5, अ जज एंड देन द जस्टिस in fair round belly with good capulent, with eyes severe and beard of formal cut, full of wise saws and modern stances, full of wise saws and modern stances, and so he plays his part. Vocabulary: justice, magistrate, judge या मुंसिफ, belly पेट, तोंद। और बैली मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश में भी इसे कोई बहुत अच्छा लफ्ज़ नहीं समझा जाता और ये थोड़ी सी स्ट्रेट लैंग्वेज है, तो इसको लफ्ज़ को इस्तेमाल इतना नहीं किया जाता है। बस ये यहाँ चूँकि अब ये लिटरेचर में इस्तेमाल हुआ है तो इसको आप ज़रूर अपनी वोकैब में रखिएगा, लेकिन इन कॉमन अपनी लैंग्वेज में कोशिश कीजिएगा कि आप अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करें, एब्डोमेन इस्तेमाल करें। कैपुलेंट, फ्लैश ऑफ अ कैस्टरेटेड मेल चिकन, कस्सी मुर्गे का गोश्त। यहाँ पे मुराद इससे ये है कि मतलब काफ़ी वो चूँकि अमीर हो गया है तो बड़ा अच्छा खाना खा रहा है। सॉज, सेइंग्स, कहावत। इंस्टेंसेस, मिसाल। एक्सप्लेनेशन: नाउ मैन प्लेज अ रोल ऑफ अ पर्सन who holds responsible position. He eats a lot and becomes D-shaped in his physique. He got a big round belly, which shows that he is earning his money by foul means. He takes bribe. He tries hard to influence people by his knowledge. He quotes famous writers and gives instances from modern thinkers. In this way, he plays his part well and enters in the 6th stage of life. अब इंसान दाखिल हो गया है एक ज़िम्मेदार पोजीशन पे, और वो ज़िम्मेदार पोजीशन क्या है? वो है जस्टिस की। जिस ज़माने में ये लिखी गई हैं उस ज़माने में जस्टिस की पोजीशन को एक बहुत ज़िम्मेदार पोजीशन समझा जाता था। और जो उसकी फ़िज़ीक बयान कर रहे हैं वो इवन यहाँ पर भी कि उसकी बहुत बड़ा सा पेट निकल आया है और उसकी बॉडी जो है, जो पहले बहुत शेप वाली थी, वो ख़राब हो गई है। और उसकी वजह बताई जा रही है कि क्योंकि वो इस पोजीशन पे भी पॉजिटिव किरदार अदा नहीं कर रहा है, यकीनन वो रिश्वत लेता है, गलत काम करता है, जिसकी वजह से वो खूब खा पी कर मोटा हो गया है और लोगों को बताना चाह रहा है कि मैं बहुत पढ़ा लिखा और समझदार हूँ, अपनी नॉलेज बताना चाहता है। तो लिहाजा बात बात पे वो क्या करता है कि वो कोट करता है। जैसे बहुत से लोग होते हैं ना, वो बार बार अपनी बात पे कहते हैं शेक्सपियर ने ये कहा, अफलातून ने ये कहा, अरस्तू ये कहता था। तो इस तरह के वो कोट्स करके वो बेसिकली लोगों को बताना चाह रहे हैं कि देखो मेरी नॉलेज कितनी है, मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ। और इस तरह से वो अब दाखिल हो जाता है 6ठी स्टेज में। 6th stage, old age. The 6th age shifts into a lean and slippered pantaloon with spectacles on nose and pouch on side. His youthful hose well saved a world too wide for his shrunk shank and his big manly voice, turning again childish terrible pipes and whistles in his sound. पैंटलून, फ्लॉपी ट्राउज़र, उर्दू में आप आराम से कह सकते हैं पतलून। पैंटलून जो है इसी की एक प्रोनाउंसिएशन डिफ़र है और यही चीज़ है। होस या होस, लॉन्ग सॉक्स, बड़े बड़े जो मोज़े होते हैं वो। वेल सीव्ड,
केयरफुली प्रिजर्व्ड, अच्छी तरह से महफूज. शेंक, लैग, पिंडली बेसिकली. टेरिबल, ट्रिबल, हाई पिच वॉइस ऑफ अ बॉय, तेज़ आवाज़ में जो है वो बात करना. स्पेक्टिकल्स, आई ग्लासेस, पाउच, बैग, थैली. अच्छा, आई ग्लासेस की उर्दू हम ऐनक कहते हैं या चश्मा भी कहते हैं ना. यूथफुल, विगरस एंड फ्रेश, जवानी से भरपूर. In the fifth stage, man is moving towards decline line. He becomes lean and loses his charms of physical and mental health. His pantaloon becomes loose on his body. His eyesight becomes weak and he wears spectacles. The stockings he used to wear in his youth becomes too big for his lean legs. His voice also loses his strength and energy. Voice becomes shrill and thin like a child voice. The manliness of voice is gone now, as he has lost his front teeth. Therefore, he speaks with a whistling sound in his speech. ज़िंदगी का पांचवा दौर वो दौर है कि जब अब ज़िंदगी डिक्लाइन की तरफ आ रही है, यानी अब वो गिर रही है. पहले जवानी थी, ताकत बढ़ रही थी, आगे बढ़ रहे थे. अब जवानी ख़त्म हो रही है, बुढ़ापा आ रहा है. तो लिहाजा क्या होता है कि वो जो जस्टिस में बताया गया है कि बड़ी सी उसका जिस्म हैवी हो गया है, वो सेहतमंद हो गया है. अब वो दोबारा से बूढ़ा होना शुरू हो रहा है. उसकी फ़िज़ीक जो है वो फ़िज़िकली और मेंटली वो कम हो रहा है, उसकी हेल्थ ख़राब हो रही है. अब वो जो पतलून वो पहले पहना करता था, अब वो लूज़ होने लगी है. लिहाजा वो अमूमन वो बेल्ट जो लगाई जाती है ना, शर्ट से लेकर पैंट तक होल्ड करने के लिए, तो वो भी यूज़ करता है. आई साइट उसकी बेचारी की कमज़ोर हो गई है, चश्मा लगाने लगा है. जो स्टॉकिंग्स, जो मोज़े लंबे लंबे वाले वो पहले पहना करता था अपनी टांगों में, अब उसकी चूँकि टांगें पतली हो गई हैं तो वो भी बहुत लूज़ हो गई हैं. आवाज़ वो वैसी नहीं रही जैसी पहले थी. जिस तरह वो एक मर्दाना आवाज़ घन गरज वाली थी, वो बात अब उसमें नहीं रही. एक तो कमज़ोरी है जिसकी वजह से वो एनर्जी नहीं रही. दूसरा क्या है, बुढ़ापे में अमूमन आपने देखा होगा कि बुज़ुर्गों के दाँत जो होते हैं वो टूट जाते हैं. तो वो सामने के दाँत जो उनके टूट गए हैं, तो उसकी वजह से जब वो बात करते हैं तो सामने से हवा निकलती है, तो एक विस्लिंग साउंड जो है ना, सीटी वाली आवाज़ जो है वो आ रही होती है. तो लिहाजा अब ये वाली स्टेज जो ओल्ड स्टेज उन्होंने बताई है, तो आप देखें कि इसमें भी जो है बुज़ुर्गों की इज़्ज़त और उनके एहतराम के बजाय वो उसकी कमज़ोरी बता रहे हैं, उसकी तकालीफ बता रहे हैं, उसकी वो तमाम चीज़ें जो इस एज में इंसान जिन परेशानियों से गुज़रता है वो उसको बयान कर रहे हैं. Last stage, very old stage, last scene of all that ends this strange, eventful history is second childishness, a mere oblivion. Sans teeth, sans eyes, sans taste, sans everything. Strange, unusual, odd, अजीब. Oblivion लाइफ होना चाहिए. फॉरगेटफुलनेस, लैक ऑफ सेंसेशन, यानी हालत फरामोशी है. बुढ़ापे में बहुत सी बातें लोग भूल जाते हैं, उन्हें याद नहीं रहती, अभी क्या किया था, अभी खाना खाया था या नहीं खाया था, ये तक भूल जाते हैं. तो उसी हालत को बयान करने के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है. सांस, विदाउट, ये फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है विदाउट अंग्रेज़ी में और बग़ैर उर्दू में. In the last stage of life, man is described as a helpless creature in a miserable condition. Downfall from an energetic, active, independent life into a dependent, miserable life. Shakespeare calls this stage second childishness. Now man has no teeth, no eyes, and no taste. His pleasure too come to an end, and he is no better than a moving skeleton. As a matter of fact, this is the most pitiable stage of man's life. सातवां दौर इंसानी ज़िंदगी का आखिरी दौर है जिसमें इंसान फिर से हेल्पलेस हो जाता है, फिर से लोगों पे डिपेंड करने लगता है. अब उसकी एनर्जी कम हो जाती है, वो अपने काम खुद नहीं कर सकता. जो हालत उसकी बचपन में थी,
कि जब वो अपने काम खुद नहीं कर सकता, मिज़रेबल कंडीशन में था, डिपेंडेंट था, वही चीज़ अब बुढ़ापे में भी आ गई है। तो लिहाजा शेक्सपियर इसको कहता है ये सेकंड चाइल्डिशनेस है, दोबारा उसका दूसरा बचपन है। क्योंकि अब अभी भी यही हालत है कि ना उसके मुंह में दांत हैं, ना उसकी आंखें सही काम करती हैं, ना उसे किसी चीज़ का बहुत अच्छा जायका आता है। अब उसकी ख्वाहिशात जो हैं वो कम हो गई हैं। अब बिल्कुल वो ऐसा ही है जैसे एक चलता फिरता ढांचा हो। और हकीकत ये है कि अब वो अपनी ज़िंदगी की सबसे रहम खाने वाली हालत में मौजूद है। बहुत मिज़रेबल और पिटिबल कंडीशन अब उसकी है, और ये उसकी आखिरी स्टेज है। अल्हम्दुलिल्लाह अब ये एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गई है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला करे कि आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आए और ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। अगर आपको अच्छी लगे और आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो तो हमारे लिए दुआए खैर कीजिएगा और इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपने दोस्तों को भी ज़रूर बताइएगा ताकि सबको हेल्प मिले और आपको अल्लाह ताला बहुत सारी कामयाबियाँ अता फ़रमाए। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।